I will be sharing its a sample also. I know you people have sent some questions. Basically, I can answer the questions at the end, because then I will keep the mobile phone in my hand, and at that time I will just read your question and answer them. Let me first complete with the process of explanation, so that your complete explanation part is complete. Is that clear? Okay, now my dear students, I think as far as the summary question is concerned, complete paper I will share with you at the end. Let's first have a glance at the tips and techniques of comprehension. Is that clear? I have told you that if you know the basic terms regarding explicit meaning and implicit meaning, 16 marks portion will be covered. 16 marks portion depends upon explicit meaning and implicit meaning. Is that clear? Explicit meaning, I have told you, meaning the superficial level of things, the surface level of things, and implicit means the hidden level of things. Is that clear? So when you are attempting this part of the question, this is the first question of your comprehension paper. This carries 16 marks. So you must be able to identify the type of the question, so that when you are asked the explicit question, you attempt it according to its demand. And when you are asked the hidden meaning, you attempt it according to its demand. And for implicit meaning, my dear student, you have to read between the lines. Remember to read between the lines. ठीक है, ये आपकी मेन इसमें टिप है. ओके जी, क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है जो कि ज्यादा ट्रबल कर रहा है बच्चों को. दैट इज कॉल्ड द राइटर्स क्राफ्ट क्वेश्चन. ठीक है, इसके जस्ट 9 मार्क्स हैं. इसमें आपसे 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, और 2 मार्क्स के आपसे 3 क्वेश्चन पूछ के 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है, जो भी एग्जामिनर ने डिवीजन की होगी. लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चन सारे रिपीट होंगे. और वो कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं? नंबर 1, शॉर्ट आंसर रिलेटिंग टू द ऑथर्स यूजेज ऑफ लैंग्वेज अबाउट द इफेक्ट दिस हैज ऑन द रीडर. यानी राइटर आपसे ये पूछेगा कि ये वर्ड क्यों यूज किया है, व्हाट इफेक्ट इज दिस वर्ड क्रिएटिंग. एक ये आपसे सवाल पूछा जाएगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपके साथ एग्जांपल शेयर किया है कि एग्जामिनर पूछेगा कि सैड क्यों नहीं लिखा, तो मेलनकॉलिक क्यों लिखा है, या ग्रीस स्ट्रिकन क्यों लिखा है. अब आप देखें, सैड, does the word sad create that impact which is being created by grief stricken and melancholic? Obviously not. तो आपने यहाँ पर इस सवाल का जवाब देने के लिए क्या लिखना है, मैं अभी आपके साथ पेपर शेयर करती हूँ कि sad is not that effective. It does not heighten the feelings and it does not express the feelings of the character as clearly as the word melancholic or grief stricken. यहाँ पे तो मैंने आपको 2 चॉइसेस दी है ना, वहां पर एक ही चॉइस होगी, या मेलनकॉलिक होगा या ग्रीफ स्ट्रिकन होगा. आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बेस्ट क्यों लिखा है, गुड क्यों नहीं लिखा. आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मोस्ट इफेक्टिव क्यों लिखा है, इफेक्टिव क्यों नहीं लिखा. तो अब इस सारी बातों का क्या जवाब है कि मोस्ट इफेक्टिव का मतलब है ऑल ऑफ ऑल द थिंग्स दिस वाज द बेस्ट, दिस वाज द मोस्ट इफेक्टिव. दिस क्वेश्चन टेस्ट द फॉलोइंग रीडिंग असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स. क्या पूछेंगे आपसे कि हाउ राइटर अचीव इफेक्ट्स एंड इन्फ्लुएंस रीडर. अब आपने मेन चीज किसके ऊपर फोकस करना है? इफेक्ट. इफेक्ट का मैंने अभी आप लोगों को क्या मीनिंग बताया है कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट. इम्पैक्ट का मतलब है कि देखें इसका क्या खास फर्क पड़ेगा. जैसे आप कहते हैं कि मिस आप उर्दू में पढ़ा रही हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर आप कंप्लीट इंग्लिश में पढ़ाएंगी तो दिस विल बी मोर इफेक्टिव, बिकॉज देयर माइट बी सम स्टूडेंट्स इन द क्लास हु डू नॉट अंडरस्टैंड उर्दू, तो दैट माइट बी मोर इफेक्टिव. अब आपको इफेक्ट और इफेक्टिव का वर्ड का मीनिंग तो समझ आता है ना. जब आपको बेटा सिंपल वर्ड में इन क्वेश्चंस के वर्ड्स के मीनिंग समझ आ जाएंगे तो यू कैन अटेम्प्ट देम वेरी इजीली. अच्छा जी, इस पार्ट को इंप्रूव करने की टिप्स क्या हैं? नंबर 1, क्वेश्चन को रीड करना केयरफुली. आप कहते हैं मिस हम करते हैं लेकिन फिर भी हमारे से नहीं होता. अच्छा, उसको करने का तरीका क्या है? अंडरलाइन द कीवर्ड. फॉर एग्जांपल ओन वर्ड का क्वेश्चन है तो आपने वो 2 वर्ड्स अंडरलाइन करने हैं जिनसे आपसे उसने सिनोनिम डिमांड किए हैं. वो कौन से वर्ड्स हैं? फॉर एग्जांपल एंशियंट जाइंट ऑफ द फॉरेस्ट है, तो एंशियंट का सेपरेट सिनोनिम देना है, जाइंट का सेपरेट देना है. जैसे एंशियंट का आप कह सकते हैं वेरी बिग, और सॉरी जाइंट का आप कह सकते हैं वेरी बिग, और एंशियंट का आप कह सकते हैं वेरी ओल्ड. इन सिनोनिम्स को लिखते हुए जिस बात का आपने ख्याल रखना है वो ये है कि रूट वर्ड यूज ना हो. जाइंट के मीनिंग में अगर आपने जाइगेंटिक लिख दिया, अपनी तरह से बड़ा मार्का मारा कि मैंने देखे इतना अच्छा वर्ड लिखा है, तो आपको 0 मिलेगा, बिकॉज यू हैव यूज द रूट वर्ड.
एंशियंट में आपने वेरी ओल्ड लिखना है, और बिलोंगिंग टू एंशियंट टाइम्स लिखेंगे तो भी जीरो है, आपने अपनी तरह से मीनिंग बनाया ही नहीं, ठीक है। तो रूट वर्ड यूज नहीं करना सिनोनिम लिखते हुए। फिर आपसे जब वो पूछेगा जी टू फीचर्स बताएं, टू डिटेल्स बताएं, टू रीजंस बताएं, तो बुलेट पॉइंट्स अगर तो बने हुए हैं, जो कि बने हुए होंगे, तो स्प्लिट करके टू बुलेट पॉइंट्स की शक्ल में आंसर देना है। अगर आपने स्प्लिट ना किया, एक ही में दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो अगर मेरे जैसा टीचर चेक करेगा तो मैं एक नंबर काटती हूँ, आप मेरे स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। लेकिन एग्जाम्स में आपने टू पॉइंट्स को स्प्लिट करके लिखना है। डोंट गिव द चांस ऑफ नेगेटिव मार्किंग टू द एग्जामिनर। यूज ओन वर्ड ओनली व्हेन इट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, बट मस्ट अवॉइड होल सेल कॉपिंग। कभी भी किसी भी सवाल के जवाब में, चाहे आपको ये कहा है कि पिक डिटेल्स, डिटेल्स उठाएंगे लेकिन रेलेवेंट उठाएंगे ना, ये तो नहीं कि दो लाइनें पीछे तीन लाइनें आगे, नहीं, यू विल जस्ट पिक द रेलेवेंट डिटेल। So similar things are to be practiced in summary as well as comprehension that avoid wholesale copying. उसके बाद ये इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि कमांड वर्ड्स को अंडरस्टैंड करें। जब आपको वो कहता है एक्सप्लेन, लेकिन क्वेश्चन के नंबर 1 मार्क है, तो एक्सप्लेन में आपने 10 लाइंस नहीं लिखनी, एक्सप्लेन में 1 लाइन ही लिखनी है, क्योंकि मार्क्स कितने हैं, 1। इसी तरह से आपको वो कहता है ब्रीफली टेल, मार्क्स हैं 2, फिर आपने 2 पॉइंट्स लिखने हैं। अगर आपसे वो कहता है व्हाट, तो आप बताएंगे कि व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट प्लेस, या व्हाट वाज द मूड ऑफ द कैरेक्टर और द राइटर एट दैट टाइम। जब आपसे वो पूछेगा हाउ, तो आप मेथड बताएंगे एक्सप्लेन करते हुए। वाई आपसे पूछेगा तो इसका मतलब है यू आर द रीजन। वेयर आपसे पूछेगा तो इट मीन्स कि आपको लोकेशन ऑफ दैट प्लेस, फॉर एग्जाम्पल इज बीइंग आर्ट, और वो आपने बतानी है। अब आपके पास जनाब इतने सीधे क्वेश्चन भी नहीं आने, आपके पास 2 टेढ़े क्वेश्चन आने हैं पूरे पेपर में। एक का नाम होता है 1H, और दूसरा मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी, उसका नाम है 2E। अगर बेटा बेटा आप ये तवज्जो से सुन लेते हैं, इसके ऊपर वीडियो भी बनी हुई है, रिकॉर्डिंग भी सुन लेते हैं, पेपर भी हम देख लेते हैं, तो देर आर नो चांसेस कि आपके ये सवाल गलत हों, क्योंकि आपके इनिशियल वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन सेम होंगे। ये जो वर्ड्स है ना, ये जो मैंने लिखे हुए हैं या कल आपके पेपर पे लिखे होंगे, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक एग्जामिनर करेगा, उसमें वो कैरेक्टर का नाम लिख देगा, यही क्वेश्चन आपको आना है। तो इसको सुने और समझे। वो कहता है एक्सप्लेन यूजिंग योर ओन वर्ड्स डैश द डिफरेंट फीलिंग्स अबाउट डैश एट अ पर्टिकुलर टाइम, के उस बंदे के उस चीज के बारे में क्या फीलिंग्स थे एट दैट पर्टिकुलर टाइम। अब पहली तो बात उसने आपसे फीलिंग्स की पूछी है, और साथ ही उसने ये कहा है कि गिव 3 डिटेल्स फ्रॉम एनीवेयर इन द टेक्स्ट टू सपोर्ट योर आंसर। अब डिटेल का वर्ड जहां पे आएगा, इसका मतलब यह है कि यू कैन पिक फ्रॉम द टेक्स्ट, लेकिन रेलेवेंट पिकिंग करनी है। होल सेल कॉपिंग, लेंथी होलसेल, जितना तो उठाना है वो तो एज इट इज ही उठाना है, लेकिन लंबा नहीं उठाना, उस फीलिंग से रिलेटेड सिर्फ बात उठानी है। अभी मैं आपको सैंपल दिखाऊंगी। फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन इज इन ओन वर्ड्स, और सेकंड हाफ में आपने उठा के लिखना है। ओन वर्ड में क्या चीज लिखनी है, फीलिंग्स। फीलिंग्स हमेशा किस चीज में लिखे जाते हैं, एडजेक्टिव्स की फॉर्म में। और डिटेल्स जो हैं वो आप उठा के लिखेंगे, इनवर्टेड कॉमास में लिखेंगे, रेलेवेंट डिटेल उठाएंगे, 10-10 5-5 लाइनें नहीं लिखेंगे, डॉट डॉट डाल के डैश 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 करके ऐसे नहीं करेंगे, जस्ट द रेलेवेंट डिटेल विल बी पिक। उसके बाद मेरा बेटा आपसे राइटर्स क्राफ्ट क्वेश्चन में वो ये भी पूछ सकता है कि जी डेवर्ड का वर्ड क्यों यूज किया है, एट का वर्ड यूज क्यों नहीं किया। द बॉय डेवर्ड द फूड इन फ्रंट ऑफ हिम, वाई नॉट एट। अब आप बताइएगा सोच के कि एट और डेवर्ड में क्या फर्क है। एट तो तमीज से खाना खाना होता है, और डेवरिंग का मतलब है कि वोरेशियस, ग्रीडी वे में। इट मीन्स दैट ही वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, और इट मीन्स दैट ही वॉज एक्सट्रीमली इनडिसेंट, ही डिड नॉट हैव एनी मैनर्स, और मे बी बिकॉज ही हैड बीन हंग्री फॉर सच अ लॉन्ग टाइम दैट ही फॉरगॉट ऑल हिज मैनर्स। अब आपको पता चला कि एक वर्ड का क्या मीनिंग होता है और उसकी रिप्लेसमेंट का क्या मीनिंग होता है, तो ये आपसे पूछेगा। इसी तरह से बेटा 2024 स्पेसिमन पेपर में ये सवाल आया हुआ है कि जी स्ट्रॉन्ग का वर्ड नहीं लिखा, स्ट्रॉन्गर लिखा है, तो इसका क्या मतलब है। तो इट मीन्स ये है कि इट वाज मोर पावरफुल, मोर स्ट्रॉन्ग ना लिखिएगा,
क्यों नहीं लिखना मोर स्ट्रॉन्ग? क्योंकि मेरा बेटा मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है कि रूट वर्ड यूज नहीं करना। उसके बाद वो कहता है व्हाट इफेक्ट डज द राइटर सजेस्ट अबाउट द ट्री बाय यूजिंग द वर्ड लेबिरिंथ टू डिस्क्राइब इट। अब इफेक्ट का मतलब है कि व्हाट इम्पैक्ट। जैसे एक न्यू टीचर बड़ी अच्छी ड्रेसिंग करके आपकी क्लास में आता है आपको पढ़ाने के लिए, तो आपसे बाद में कोऑर्डिनेटर आस्क फ्रॉम यू कि व्हाट इफेक्ट डिड हिज पर्सनालिटी हैव अपॉन यू, तो आप कहते हैं वेरी हैंडसम पर्सनालिटी, इट क्रिएटेड अ वेरी पॉजिटिव इफेक्ट, इट क्रिएटेड अ हेल्दी इम्पैक्ट, वी वर ईगरली अट्रैक्टिव एंड लिसनिंग टू हिम। इसको इफेक्ट कहते हैं। अब आपके लिए वो कहता है कि जी ट्री भी जो है वो लेबिरिंथ है। अब ट्री लेबिरिंथ का मतलब ये है कि इट इज नॉट अ स्ट्रेट ट्री, इट इज लेबिरिंथ, इट इज मेज लाइक, वेविंग करते हुए, जिगजैगिंग करते हुए। ये देखें, ये मैंने सिनोनिम्स लिखे हुए हैं और ये मैंने आपको क्रूशियल वोकैबुलरी की वर्कशीट में हैंड आउट में दिए हुए हैं। कंफ्यूजिंग, नॉट स्ट्रेट, मेज लाइक, जिगजैगिंग। तो इस तरह से मेरा बेटा वर्ड के मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करता है। इसका मकसद ही ये है इस पार्ट का 9 मार्क्स का राइटर्स क्राफ्ट क्वेश्चन का, कि राइटर ने आपसे ये पूछना है कि ये क्यों वर्ड यूज किया, ये क्यों नहीं किया, इससे क्या फर्क पड़ा है। और अब इसमें आखिरी टाइप रह गई है इंप्रेशन वाला क्वेश्चन या 2E। पहले आपसे 2E डिस्कस करती हूँ, जिसमें वो कहता है कि जी आपको 5 to 4 लाइन, 4 to 5 लाइंस आपको दी जाएंगी, पैसेज के अंदर से ही वो उठाई जाएंगी और उसमें वो एग्जामिनर ने पूछना है कि इसमें से कोई एक एग्जाम्पल उठाओ और बताओ कि इसमें क्या खास बात है, इस इमेज को एक्सप्लेन करो। तो इमेज को एक्सप्लेन करने के लिए पॉसिबिलिटी है कि इसमें कोई फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ होगा। अब आप कहेंगे कि ये किस मुसीबत का नाम है फिगर ऑफ स्पीच? जिन बच्चों को तो फेमिलियर है उनके लिए तो मैं क्विक रिवीजन कर देती हूँ, जिनको नहीं पता वो मेरी रिकॉर्डिंग या वीडियो दोबारा सुने, जिसमें P1 कॉम्प्रीहेंशन टिप्स के नाम से मैंने ये चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं। जैसे आप ये वाली दोबारा भी सुन सकते हैं। ब्रीफली मैं आपको ये बता देती हूँ कि बेटा सिमिली, सिमिली में एज और लाइक का वर्ड, यानी जो एग्जाम्पल आप उठाएंगे अगर उसमें एज और लाइक का वर्ड यूज हुआ है तो आप कहेंगे कि द राइटर हैज यूज्ड द फिगर ऑफ स्पीच सिमिली इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस इमेज, यानी राइटर कंपैरिजन कर रहा है। तो अगर वो समझेगा कि वाह भाई बच्चे की तो अंग्रेजी बहुत अच्छी है, उसको तो रीडिंग बिटवीन द लाइंस भी आती है, उसको फिगर्स ऑफ स्पीच का भी पता है, बाद क्वेश्चन में उसने खुद आपसे पूछना है कि विच फिगर ऑफ स्पीच द राइटर हैज यूज्ड, तो इसको आप फिगर ऑफ स्पीच का वर्ड भी कह सकते हैं, इसको लिटरेरी डिवाइस का वर्ड भी यूज करते हैं, इससे ये भी कहा जा सकता है कि हैज यूज्ड, लिटरेरी डिवाइस उसको कहते हैं। ठीक है। दूसरा है बेटा जी मेटाफर। मेटाफर भी कंपैरिजन है, लेकिन ये बोल्ड कंपैरिजन है। बोल्ड कंपैरिजन का मतलब है कि इसमें आपको एज और लाइक का वर्ड नहीं आएगा, लेकिन पता चलेगा कि जी वाह कंपैरिजन किया गया है। जैसे आपको कहा जाता है एलिफेंटाइन पर्सनैलिटी। अब ये नहीं कहा कि ही वॉज एज फैट एज एन एलिफेंट, ये नहीं कहा, बल्कि क्या कहा है कि ही वॉज एन एलिफेंटाइन पर्सनैलिटी, तो इसको हम मेटाफर कहेंगे। या आपको कहते हैं कोई मिसाल, ये कहते हैं कि माई फादर ग्राउल्ड। अब ये हम अगली चीज के पे ऊपर चले गए, पर्सोनिफिकेशन के ऊपर। अब ग्राउलिंग कौन करता है? ग्राउलिंग जैकॉस करते हैं, वुल्स भी कर सकते हैं, एनिमल्स की क्वालिटीज है। तो जब आप ह्यूमन की क्वालिटीज एनिमल्स को दे दें या एनिमल्स की क्वालिटीज ह्यूमंस को दे दें तो इसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। इसके लिए मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, लिविंग के स्पेलिंग में आई मिसिंग है, कि लिविंग एंड नॉन लिविंग एट्रीब्यूट्स आर एक्सचेंज्ड, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो रही हैं। एलिटरेशन या रेपिटेशन ऑफ स्टार्टिंग लेटर्स, अगर आपको वहां पे कोई डी 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 रेपिटेटिव लें, बहुत सारे ऐसे के क्वेश्चन है मेरा बेटा, जो एग्जाम्पल आप पिक करेंगे, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है 5 पेपर्स में से हर टाइप ऑफ क्वेश्चन की, कि जहां पर आपको फील होगा डिसमल, डेस्पोंडेंट एंड डेसोलेट। अब ये देखो 3 मैंने वर्ड्स बोले हैं डी के साथ, अब ये तीनों सैड के सिनोनिम्स हैं, तो आपने बताना है कि द एलिटरेटेड कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हाईलाइट द फीलिंग ऑफ सैडनेस इन द कैरेक्टर्स माइंड। इस तरह से आपने फिगर ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है। 1 नंबर मेरा बेटा एग्जाम्पल का होगा, एग्जाम्पल कम अज कम जरूर ठीक करके लिखें। दूसरे नंबर में आपने उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। अगर आपको इनकी चीजों की समझ आ जाती है और उसमें वो यूज हुई हुई है तो वेरी गुड। बाजू का कई ऐसी एग्जाम्पल है जिनमें ये फिगर ऑफ स्पीच है ही नहीं, उसमें आपने सिर्फ उसका मीनिंग एक्सप्लेन करना है, सिंपल मीनिंग, डीप मीनिंग।
तो उसमें आपको 3 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। और लास्ट इसमें मेरा बेटा चीज है हाइपरबोले। हाइपरबोले का मतलब होता है एग्जैजरेशन। जैसे कोई बंदा कहता है कि हाय मैं थक के आई एम डेडली टायर्ड। अब डेडली टायर्ड का मतलब है कि अबाउट टू बी डाई, अबाउट टू डाई। या आप कहते हैं कि ही इज वेरी इल, और ऑन दी अदर हैंड एक दूसरा बच्चा कहता है कि नो ही इज ऑन हिज डेथ बेड। तो अब एग्जैजरेटेड वर्जन दे रहा है। तो जो एग्जैजरेटेड वर्जन होता है ना किसी भी बात का, उसको हम हाइपरबोले कहते हैं। अच्छा जी, अब इसमें देखें आपके पास रिकग्निशन भी है कि एग्जांपल्स हैं। जैसे देखें अगर मैं ये नेम हाइड करूं, ही फेल्ट एज दो द वर्ल्ड हैड एंडेड व्हेन हिज मदर रिफ्यूज्ड टू बाय हिम अ न्यू फोन। ये हाइपरबोले की एग्जांपल है कि उसको लगा कि लाइफ एंड हो रही है, वर्ल्ड एंड हो रही है, क्योंकि उसकी मामा ने कहा कि नया फोन नहीं लेना है। अब ये सेंटेंस में हाइपरबोले यूज हुआ है। इसी तरह से आप सिमिली है तो आप देखें एज जॉयस एज आया ना सिमिली में। पर्सोनिफिकेशन है तो द ट्रीज स्केलेटल आर्म्स। अब ट्री बंदा बन गया है क्योंकि ट्री की आर्म्स बन गई हैं। इसी तरह से स्लिदर्ड सॉफ्टली स्लोली, एस 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 एलिटरेशन है। इसी तरह से एलिटरेशन में आप यहां पर दोबारा देखें गोस्टली गैलियन फ्लोटिंग अक्रॉस द स्काई। अब आपको नजर आ रहा है इसमें दो हैं, एलिटरेशन भी है पर्सोनिफिकेशन भी है। जिसको जो नजर आती है, जिसको जो समझ आती है, वो फिगर ऑफ स्पीच अगर नजर आए तो जरूर डालें, इसका भी एक नंबर होता है। और उसके बाद द एग्जाम्पल ऑफर नीड्स टू बी मोर फोकस्ड। छोटी एग्जाम्पल देनी है, 2-3 लाइन्स की एग्जाम्पल नहीं होनी चाहिए। आप मार्किंग स्कीम में इस क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम देखें, आपको एग्जाम्पल्स नजर आएंगी। Without explanation of exactly how the writer is using language, there is insufficient evidence of understanding। यानी अगर आपने एक्सप्लेनेशन नहीं की कि राइटर ने लैंग्वेज कैसे यूज की है तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे। कॉपिंग अवॉइड करें अ होल सेंटेंस एज एन एग्जांपल, इंस्टेड सेपरेट द इंडिविजुअल इमेज। यानी पूरे सेंटेंस के अंदर जो इमेज उसने खास तौर पे मेंशन किया आपने वो उठाना है। आपको का पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, उसकी केयरफुल और अच्छी सी एक्सप्लेनेशन करें, छोटी एक्सप्लेनेशन करें। मीनिंग्स ऑफ इंडिविजुअल वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट वुड बी हेल्पफुल इन एक्सप्लेनिंग इमेजेस एंड टारगेट फुल मार्क्स। तो ये मेरा बेटा अभी मैंने आपको टिप्स एंड टेक्निक्स बताई हैं। अब बारी शुरू होने लगी है सैंपल्स की। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सैंपल आंसर आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। उससे पहले आपने काइंडली मैं क्वेश्चंस जो बच्चों ने मुझे मैसेज किए हैं मैं 5 मिनट्स उनको देने लगी हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास आया है वो है वेयर टू राइट कंटेंट पॉइंट्स इन पेपर। मैंने आपको अर्ज किया है कि नीट पेपर पे समरी के लिए 2 पेजेस दिए होते हैं, तो 2 पेजेस के ऊपर 150 वर्ड्स तो नहीं ना लिखे जाते। 150 वर्ड तो आपके एक पेज पे पूरे आ जाते हैं अगर आप अपनी हैंड राइटिंग का साइज नॉर्मल और सेंसिबल रखेंगे। तो फर्स्ट पेज पे आप कंटेंट पॉइंट्स लिख दे, दूसरे पे आप समरी लिख दे। कंटेंट पॉइंट्स भी आप इतने स्प्रेड करके ना लिखें, आप उनको डिसेंट वे में लिखें। 8 to 10 लाइन में आपके कंटेंट पॉइंट्स आ जाएंगे, बाद में आप समरी शुरू कर लें। उसके बाद बच्चे ने पूछा ऑन ब्लैंक पेज, नहीं बेटा आप लाइंस वाले पेज पे लिखेंगे। कैन बी यूज हाईलाइटर्स ऑन द इंसर्ट पेपर इन 1123 P1। हाइलाइटर्स मेरा बेटा यूज कर सकते हैं। अगर इन्विजिलेटर आपको ऑब्जेक्शन करे तो आप पेंसिल या रेड आपके अपने ब्लू पेन से ही आप हाईलाइट कर लें, अगर इन्विजिलेटर ऑब्जेक्शन करे। नहीं तो वो करना नहीं उनको चाहिए। कैम्ब्रिज तो अलाउ करता है लेकिन मुझे इन्विजिलेटर्स का नहीं पता। इफ आई राइट 8 कंटेंट पॉइंट्स कैन आई गेट 9 to 10 मार्क्स। अगर आपके कंटेंट पॉइंट्स 8 ठीक हैं अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम है और आपने उनको ऑर्गेनाइज्ड वे में, सिर्फ कंटेंट पॉइंट्स नहीं आपकी ऑर्गेनाइजेशन और लिंकिंग और फोकस ऑफ द क्वेश्चन भी वो देखेंगे, अगर वो ठीक है तो फिर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आईजीसीएसई का मिस कब पढ़ाएंगी? मेरा बेटा आईजीसीएसई का मैंने ऑल टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाई हैं क्योंकि 1 1 2 3 के ऑडियंस ज्यादा थे, इस वजह से मैं उनके क्वेश्चंस और उनकी मीटिंग सेपरेट कर रही हूँ। आप प्लीज वीडियोस वॉच करें और आईजीसीएसई के मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल में हैं वो मेरे से जो सवाल करेंगे तो आफ्टर दिस सेशन आई विल बी रिप्लाइंग देम। और आपका कोई सवाल हो, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर आपको टेंशन हो तो उसी नंबर पे जो मैंने आपके साथ शेयर किया उस पर आप सवाल पूछ लीजिएगा, मैं आंसर दे दूंगी। कैन वी यूज रिटोरिकल क्वेश्चन इन समरी राइटिंग? जरूरत नहीं है, समरी में आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टाइल रखना है। हाउ मेनी पॉइंट्स टू बी रिटन इन समरी राइटिंग? मैंने बताया 8 to 10। कैन वी राइट पॉइंट फ्रॉम जनरल नॉलेज और ऑल 4 पॉइंट्स फ्रॉम टेक्स्ट? कोशिश करें कि अगर आपको टेक्स्ट में से मिल जाते हैं तो वेरी गुड, अगर टेक्स्ट में से आपको ज्यादा नहीं मिलते तो जनरल नॉलेज से भी दे सकते हैं या उनकी वेरिफिकेशन आप जनरल नॉलेज से कर सकते हैं। प्लानिंग एट द एंड और बिफोर द समरी? प्लानिंग हमेशा बेटा स्टार्ट में की जाती है।
नहीं मेरा बेटा, आपने उसमें ये बताना है कि स्ट्रॉन्गर हैज मोर पावरफुल इम्पैक्ट, जो मैंने अभी बोला है ना, तो इस तरह की आप बात लिखेंगे। आप उसमें वो भी देख सकते हैं, थिंक स्कीम में भी ये आप चीज देख सकते हैं। अब मेरा बेटा ये आपके पास नॉर्थ शोर का पैसेज है, इसके ऊपर मेरा बेटा मैंने वीडियो भी बनाई है, और इसके बाद मैंने एक और पेपर भी आपको दिखाना है। यानी जो बच्चे ये समझ रहे हैं कि हमने तो ये पेपर किया था, हमें तो मॉक्स में भी आया था ये पेपर, और हमने इसके ऊपर वीडियो भी सुन ली है, उनके लिए एक सरप्राइज एंड पे मैंने रखा हुआ है, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड। ये मेरा बेटा आपका नॉर्थ शोर का पैसेज है। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ ड्राइव शेयर करती हूँ एट द एंड, जिसमें ये वाला पेपर भी आपको मिलेगा, इसकी आंसर स्कीम भी मिलेगी, और टॉप अटेम्प्ट ऑफ द स्टूडेंट भी मिलेगा। ठीक है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जिस बच्ची ने आईजीसीएसई के मटेरियल की डिमांड की है, तो मेरे चैनल पे चले जाएं, पोस्ट में देखें, मैंने वंडरफुल गिफ्ट ड्राइव की शक्ल में आपके पास रखा हुआ है। प्लीज वो ड्राइव ओपन करें, और उसमें 1000 मतलब प्राइस की वर्दी डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। ब्लॉगिंग की मेरा बेटा ये समरी है। अभी मैं आपको इसका सैंपल दिखाऊंगी। ये आपके पास क्यूपी आ गया। क्यूपी आप लोग नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो मैं इसको स्क्रोलिंग डाउनवर्ड कर रही हूँ एज क्विकली एज पॉसिबल। और उसके अलावा मेरा बेटा ये देखें, ये हमारे ना क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। ये मेरा बेटा देखे थे। अब आप ये देख लीजिएगा कि इसमें आप ब्रेविटी चेक करें, और क्वेश्चन के आंसर जो है वो अकॉर्डिंग टू द मार्क्स लिखे गए हैं। फर्दर इसमें इंप्रूवमेंट ये कर सकते हैं कि जब आपने सेंटेंसेस में भी ना लिखें। ये जो स्टार्टर क्वेश्चंस है ना, इनको ऐसे अटेम्प्ट करना होता है जैसे क्विज क्वेश्चन करते हैं। यानी मैं आपसे पूछती हूँ हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स अटेंडेड टुडेज मीटिंग, तो जरूरी नहीं कि आप ये कहें कि देयर वर 35 पार्टिसिपेंट्स इन टुडेज मीटिंग। आप ये भी कह सकते हैं 35 पार्टिसिपेंट्स। बस मेरी बात की समझ आई? तो इस तरह से भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। जैसे कि इस बच्चे ने लिखा हुआ है हा ही फाउंड इट डिफिकल्ट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग विंड्स ऑफ ड्यू स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ फियर्स विंड्स। तो आंसर ठीक है, बड़ी तमीजदार आंसर है। ओन वर्ड्स का क्वेश्चन आ गया। कौन से 2 वर्ड हैं? फेंटली और ट्रेसिंग। इनके आपने सिनोनिम्स देने हैं रूट वर्ड यूज किए बगैर। ट्रेसिंग के वर्ड में ट्रेस का वर्ड नहीं आना चाहिए। फेंटली के वर्ड में फेंट का वर्ड नहीं आना चाहिए। फेंटली में आप डिमली लिख सकते हैं, ट्रेसिंग में आप ट्रैकिंग लिख सकते हैं। मार्किंग स्कीम में चले जाएं, आपको इसके सिनोनिम मिल जाएंगे। क्रूशियल वोकैबुलरी वाली वीडियो में चले जाएं, उसमें आपको इसके मैक्सिमम सिनोनिम्स मिल जाएंगे। वहां से आप जरूर नोट करें, वो वोकैबुलरी याद करके जाना। वन फीचर ऑफ द नॉर्थ शोर दैट मेड इट डिफिकल्ट टू फाइंड अ प्लेस टू कैंप देयर। अब फीचर आपसे पूछा गया है, तो पहली लाइन में आप देखें एग्जामिनर ने कितनी तमीज से पेपर बनाया हुआ है कि पहले आपने फीचर लिखना है। अब अगर आप ध्यान से पढ़े ही ना डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, तो फिर आप जाहिर सी बात है इंस्ट्रक्शंस को डिविएट करेंगे। तो पहले आपने फीचर लिख दिया, एक्सट्रीम कोल्ड वॉज द फीचर विद स्ट्रॉन्ग विंड्स, और एक्सप्लेनेशन में भी आपके पास 1 नंबर है। अब आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात नोट करने की ये है कि इस क्वेश्चन के टोटल 2 मार्क्स हैं, 3 नहीं है। तो 1 मार्क फीचर का है, जस्ट 1 मार्क एक्सप्लेनेशन का है। लेकिन एग्जामिनर ने आपको 4 लाइंस क्योंकि दे दी हैं, तो आप लोग फिर अंधाधुंध लिखना शुरू कर देते हैं। तो प्लीज डू नॉट राइट एक्स्ट्रा लेंथी। आपको 1 मार्क है एक्सप्लेनेशन का, ब्रीफली लिखा जा सकता है। और इसमें एक्सट्रीमली कोल्ड होने की एक्सप्लेनेशन ये है कि द फ्रॉस्ट डिड नॉट अलाउ अ स्पॉट टू बी कैंप्ड ऑन सिक्योरली टुगेदर विद द विंड, नॉट अलाउइंग द टेंट टू स्टे कैंप्ड फॉर लॉन्गर एज इट वुड बी ब्लोन अवे। अब आप देखिए कि बच्चे ने मतलब लंबा किया, आप इसको ब्रीफ भी लिख सकते हैं। मार्किंग स्कीम में इसका आंसर जरूर टैली करें। अब आपसे 2 डिटेल्स पूछी हैं, 2 थिंग्स पूछी हैं, 2 बुलेट पॉइंट्स एग्जामिनर ने बनाए हैं, 2 मार्क्स हैं इसके। तो आपने इस तरह से 2 इंडिपेंडेंट पॉइंट्स में लिखना है। पहले पॉइंट में गाय लाइंस की बात है, दूसरे में ये है कि ही कैरिड एंड ओवरटर्न्ड हिज कनॉय। अगर आप ही कैरिड और द राइटर भी नहीं लिखते, बिल्कुल तमीज छोड़ देते हैं, सिर्फ 2 थिंग्स का जिक्र करते हैं, और वो क्या है कि हिज टेंट वाज टाइड सिक्योरली विद एक्स्ट्रा गाइडलाइंस, पहला पॉइंट। दूसरा कि ओवरटर्न्ड हिज कनॉय बिसाइड दैट, ये भी लिख देंगे तो पूरे 2 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे भी मिल रहे हैं, उस पे भी मिलेंगे।